और नेक्स्ट है पॉइंट उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षणों के निर्माण में निम्न चार चरण सम्मिलित हैं। पहले तो शैक्षणिक उद्देश्यों को निश्चित करना। परीक्षण की योजना में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम तो शैक्षणिक उद्देश्यों को निश्चित करना है। और प्रत्येक शिक्षण विषय के शैक्षणिक उद्देश्य अलग अलग होते हैं और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों में मुख्य उद्देश्यों को ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग तथा कौशलों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। और जबकि भाषा शिक्षण में मुख्य उद्देश्य ज्ञान, अवबोध तथा अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं और ज्ञान संबंधी उद्देश्यों को सबसे निचले स्तर पर अधिगम माना जाता है। जबकि प्राकृतिक विज्ञान का व्यवहारगत विज्ञानों में अवबोध तथा ज्ञान के अनुप्रयोग संबंधी अधिगम को सबसे ऊपरी स्तर का अधिगम माना जाता है। अभिकल्प परीक्षण की योजना में दूसरा चरण अभिकल्प तैयार करना होता है। और अभिकल्प के विभिन्न एक शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरा है प्रश्नों के प्रकार, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा विषय वस्तु की इकाइयों और उन इकाइयों और 5 कठिनाइयों के स्तरों को भी भारांक दिए जाते हैं। यह इस बारे में भी संकेत करता है कि क्या प्रश्न पत्र में कोई विकल्प दिए गए हैं या नहीं, और अगर है तो उसका स्वरूप क्या है। और वस्तुतः अभिकल्प एक ऐसा उपकरण माना जाता है जो कि परीक्षण आयोजित करने वाले अभिकरण के प्रमुख नीतिगत निर्णयों को भी प्रतिबिंबित करता है। रूपरेखा तैयार करना प्रश्न पत्र के अभिकल्प में प्रतिबिंबित नीतिगत निर्णयों को रूपरेखा में के माध्यम से भी कार्य रूप में भी परिणत किया जाता है। और इस अवस्था पर मूल्यांकन करता यह निश्चित करता है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी कितने प्रश्न पत्र लिखे जाएं तथा किसी भी विशेष प्रश्न को किस प्रकार से शीर्षक के अंतर्गत रखा जाए। और आगे यह भी विभिन्न आकार के प्रश्नों का भी चुनाव करता है। और इसके बाद में यह निश्चित किया जाता है कि अभिकल्प में सुनिश्चित भारांक देने के लिए भी किस तरह से सभी प्रश्नों को विभिन्न उद्देश्यों और विषय क्षेत्रों के अंतर्गत वितरित किया जाए। और अभिकल्प के तीनों आयामों में विषय क्षेत्र समतल पंक्तियों में आते हैं तथा बड़े खड़े स्तंभों में उद्देश्य और प्रश्नों के प्रकारों को भी रखा जाता है। और अभिकल्प बन जाने पर भी प्रशासनिक मूल्यांकन करता मदों को लिख सकता है या फिर उनका चयन कर सकता है और प्रश्न पत्र तैयार कर सकता है। प्रश्न लिखना रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए बाद में अगला चरण रूपरेखा के निर्धारित व्यापक प्राचलों यानी पैरामीटरों के अनुसार ही उपयुक्त अपेक्षित प्रश्नों को लिखा जाना चाहिए। और इस तरह से एक एक करके भी प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को लिखा जाना चाहिए। और ऐसा हो जाने पर हम सारे प्रश्नों की रूपरेखा में भी दी गई अपेक्षाओं को पूरा कर लेंगे। और प्रश्नों को लिखने हेतु प्रत्येक छोटे खंड को भी चयनित करते हुए आप अपने काम को अपने तरीकों से पूरा कर सकते हैं। समंकन योजना पांचवा चरण समंकन योजना तैयार करना है। समंकन योजना तैयार करने के उद्देश्य भी निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता करना है। असमंकन योजना में परीक्षण में दी गई मदों के संभावित उत्तर संरचित किए जाते हैं और उत्तर के लिए भी विभिन्न मूल्य बिंदुओं को श्रेणीकृत किया जाता है और प्रत्येक मूल्य बिंदु के लिए भी दिए जाने वाले अंक निर्दिष्ट किए जाते हैं। समकन योजना से निर्धारण में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित होती है और इसके मूल्यांकनकर्ता की सनक के कारण अभी प्राप्त अंकों में आई विभिन्नताएं दूर होती हैं। और समकन कन योजनाओं में निश्चित तौर से भी समकन कुंजी सम्मिलित होती है और जिसे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता के अतिरिक्त भी मूल्यांकन की विश्वसनीयता बहुत ही सीमा तक जो है विभिन्न परीक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए प्राप्तांकों की सुसंगति पर निर्भर करती है और या फिर दो अलग अलग अवसरों पर एक ही परीक्षक द्वारा दिए गए समंकनों की सुसंगति पर फिर एक ही परीक्षक द्वारा विभिन्न अवसरों पर भी या फिर विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक समय में मूल्यांकन के मापदंडों में भिन्नता पैदा करने वाले कारकों को भी अपेक्षित उत्तरों के साथ में संकलन समकन की एक विस्तृत योजना देकर के नियंत्रित किया जा सकता है ताकि परीक्षक ना तो अधिक नरम हो और ना ही अधिक ही कठोर और वे समान रूप से भी प्रश्नों की व्याख्या कर सकें और समंकन में समान मानदंड अपना सकें। इस तरह से व्यक्ति निष्ठता को भी कम किया जा सकता है और निश्चित ही इसके विद्यार्थियों के निष्पादन की अधिक विश्वसनीयता तस्वीर प्राप्त होगी। समंकन योजना का प्रयोजन है निर्णय में असंगति से बचना एवं मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, समंकनों में विभेद दूर करना तथा परिणामों को अधिक विश्वसनीय बनाना, अंतरा परीक्षक और अंतः परीक्षक दोनों स्तरों पर अंक देने की पद्धति में विभेद करना है। और प्रश्न वार विश्लेषण छठा और आखिरी कदम प्रश्नवार विश्लेषण का है। इस तरह का प्रयोग भी प्रश्न निर्माणकर्ता को यह निश्चित करने में भी सहायता करता है कि प्रश्न पत्र में किसी तरह का असंतुलन
तो नहीं है। और प्रश्नवार विश्लेषण के दौरान भी प्रशासनिक रूपरेखा में दर्शाए गए विभिन्न पैरामीटरों पर भी प्रत्येक प्रश्नों का विश्लेषण करना है। और एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण तैयार करने के पश्चात ही उनका संचालन इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। उपलब्धि परीक्षण का सर्वे वर्गीकरण है। उपलब्धि परीक्षण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, निबंधात्मक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तुलना में निबंधात्मक परीक्षण में दिए गए प्रश्न पत्र उत्तर देने की अधिक स्वतंत्रता होती है और इस प्रकार के परीक्षण में सूचना का प्रत्याख्यान करने के स्थान पर परीक्षार्थी में प्रत्यास्मरण की और भी अपने विचारों को संग्रहित करने और स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में भी व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। और साधारणतः समय की पाबंदी के कारण भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तुलना में निबंधात्मक परीक्षण में कम प्रश्न होते हैं और इस परीक्षण के से छात्र के भाषा ज्ञान व भावों को व्यक्त करने की जांच हो जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इन परीक्षणों को वस्तुनिष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अंक प्रदान करने के लिए भी प्रणाली निबंधात्मक परीक्षण की तरह ही व्यक्तिपरक और न होकर के वस्तुपरक होती है। प्रत्येक परीक्षण मद के लिए भी की गई संभावित उत्तर दिए जाते हैं जिसमें कि केवल एक ही सही तथा सर्वोत्तम उत्तर होता है और बच्चे द्वारा दिए गए सही उत्तरों की गणना करके भी प्राप्तांक निर्धारित किए जाते हैं। और विषय वस्तु अथवा मदों को चयन इस दृष्टि से व्यक्तिपरक होता है और ये किसी विशेषज्ञ के निर्णय को दर्शाता है तथा भी प्राप्तांक निर्धारण प्रक्रिया वस्तुपरक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में बहुविकल्पी सत्य असत्य रिक्त स्थान पूर्ति संबंधी एवं मिलान करने वाले प्रश्न और लघुत्तर प्रश्न भी सम्मिलित होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए भी 4 या फिर अधिक विकल्प होते हैं और तथा परीक्षार्थी को उनमें से सही अथवा सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए भी कहा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न संकल्पना, अधिगम सिद्धांत और अधिगम और समस्या समाधान संबंधी योग्यता का निर्धारण भी कर सकते हैं। और सत्य असत्य प्रश्न, ये विशेष प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं परंतु इसमें केवल 2 ही विकल्प होते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों की पर्याप्त आलोचना हुई है क्योंकि इसमें सही अनुमान लगाने की 50% संभावना होती है। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के परीक्षार्थी को एक स्थान दिया जाता है जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द अथवा वाक्यांश के स्थान पर रिक्त स्थान होते हैं और परीक्षार्थी को कहा जाता है कि सही शब्दों और वाक्यांशों के द्वारा भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए कथनों को पूरा करें। मिलान करने वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी बहुविकल्पी प्रश्नों का एक विशेष प्रकार का होता है और इसमें एक जो है विकल्प समुच्चय में भी प्रत्येक विकल्प का दूसरे विकल्प समुच्चय में उपयुक्त विकल्पों के साथ में मिलान करना होता है। और लघुत्तर प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न में निर्देशात्मक प्रश्न अथवा सामान्य कथन का प्रयोग भी किया जाता है और इसका उत्तर एक शब्द, संख्या, चिन्ह अथवा कुछ वाक्यों वाले एक छोटे अनुच्छेद में दिया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में भी न्यूनाधिक व्यक्तिपरक होते हैं। मानकीकृत परीक्षण और शिक्षण निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण बुद्धि, अभिक्षमता आदि परीक्षणों की तरह मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों के 4 आधारभूत लक्षण होते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उपयोग के लिए भी उपयुक्तता। इस प्रकार के परीक्षण विकसित करने के लिए भी मद निर्माण और परीक्षण के लिए भी नियमित विधियों, परीक्षण लेने के लिए भी और प्राप्तांक निर्धारण के लिए भी एक समान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तथा प्राप्त अंकों की व्याख्या के लिए भी परीक्षण नामांकों का उपयोग करना होता है। पूर्व परीक्षण मद विश्लेषण के पश्चात ही वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाओं के प्रयोगों के साथ ही के बाद भी प्रश्नों का अंतिम चयन किया जाता है। जिन प्रश्नों की गुणवत्ता कम पाई जाती है उन्हें घटा दिया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है। और मानकीकृत परीक्षणों की वैधता और विश्वसनीयता निर्धारित की जाती है। शिक्षक निर्मित परीक्षण में स्थानीय उपयोगों के लिए भी इस प्रकार के परीक्षणों की रचना भी शिक्षक स्वयं करता है और इसका विकास करते समय पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की भी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। और मानकीकृत परीक्षणों के तरह इनकी निर्माण प्रक्रिया जटिल एवं कठिन नहीं है और यद्यपि मानकीकृत और शिक्षक निर्मित परीक्षणों के मुख्य लक्षण एक जैसे होते हैं तो भी यह माना जाता है कि स्थानीय पाठ्यचर्या के लिए भी मानकीकृत परीक्षार्थियों की विश्वसनीयता अधिक होगी और शिक्षक निर्मित परीक्षणों की वैधता अधिक होगी। दोनों प्रकार के परीक्षण निष्पादन निर्धारण के लिए साधन है और दोनों में से एक ही प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है और दोनों में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुपरकता और उपयुक्तता की आवश्यकता होती है और दोनों में अंतर केवल कोटि का ही होता है। एलिस के अनुसार शैक्षिक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है और शिक्षक निर्मित परीक्षणों की विषय वस्तु वैधता अधिक हो सकती है और क्योंकि परीक्षण संबंधों के चयन में शिक्षक अपने द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की और विषय वस्तु पर समुचित ध्यान देता है। और मानकीकृत परीक्षण में भी परीक्षण मदों की गुणवत्ता प्राय श्रेष्ठ होती है क्योंकि इनका निर्माण भी परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है और वास्तविक पूर्व परीक्षण एवं मद विश्लेषण के आधार पर भी इनमें परिवर्तन या संशोधन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का भी महत्व, उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि विद्यालय में, विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु एवं अन्य प्रतियोगिताओं हेतु उपलब्धि परीक्षण सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है और ये डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों
द्वारा भी उनकी निम्नतम योग्यताओं का मापन किया जाता है। शिक्षण विधि के सुधारों में सहयोगी उपलब्धि परीक्षण में शिक्षकों को यह अवसर मिलता है कि वह अपने अध्ययन अध्यापन विधि को उपयोगिता और जांच करके आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार कर सके, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखकर के अध्यापक द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, और प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के आधार पर भी अध्यापक अपनी शिक्षण विधि की उपयोगिता एवं त्रुटियों के आधार पर भी उनमें परिवर्तन तथा सुधार करता है। विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन उपलब्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है, और इसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक कर्मियों एवं खूबियों का भी ज्ञान किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप अध्यापक छात्रों को उन विषयों और अधिक समय तक देकर पढ़ा सकता है जिसमें कि वे कमजोर हैं। अध्ययन के लिए भी प्रलोभन उपलब्धि परीक्षण छात्रों को अध्ययन के लिए भी प्रलोभन देने का भी कार्य करता है, और क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य से छिपा हुआ होता है। और चयन प्रवेश एवं पदोन्नति में सहायक विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुरूप योग्य व्यक्तियों का भी चयन तथा प्रवेश के लिए भी उपलब्धि परीक्षण की सहायता ली जाती है। यही परीक्षण कर्मचारियों के चयन एवं पदोन्नति का निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। अध्ययन विधि के अनुसार सहायक उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को देखकर के विद्यार्थी यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस विधि से अध्ययन करने से उन्हें अधिक ज्ञानार्जन हुआ है तथा किससे अधिक कम ज्ञानार्जन हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी अध्ययन की विधि में परिवर्तन तथा सुधार कर सकते हैं। कक्षा और पदोन्नति में सहायक उपलब्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप अर्जित अंकों पर ही विद्यार्थी की कक्षा में पदोन्नति निर्भर करती है। वर्गीकरण में सहायक और इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को योग्यताओं तथा क्षमताओं का पता लग चलता है, और इन्हीं योग्यताओं व क्षमताओं के आधार पर भी छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। शिक्षकों का मूल्यांकन है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि शिक्षण उद्देश्यों से प्राप्त करने में शिक्षक किस हद तक सफल रहा है, और इस प्रकार ये विधि शिक्षकों की योग्यता व कुशलता कार्य कुशलता का मापन है। शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षणों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में तुलना करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी शिक्षण संस्था अधिक प्रभावशाली तथा कौन सी शिक्षण संस्था में शिक्षण कार्य का स्तर तथा विभिन्न विभागों की स्थिति कैसी है। मेरे पाठ्यक्रम के सुधार में सहायक उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम की खामियों का पता लगा करके भी उनमें परिवर्तन तथा सुधार किया जा सकता है। संस्थाओं को मान्यता देने के निर्णय में सहायक उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी शिक्षण संस्थाओं को मूल्यांकन करने के पश्चात भी ये निर्णय किया जाता है कि कौन सी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देनी है और कौन सी शिक्षण संस्थाओं को नहीं देनी है। पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियों में विशेष रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की पहचान निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से भी परीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अब किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या फिर शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया था। उत्तर है इसका डगलस एवं हॉलैंड। उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। उत्तर है इसका उपयोग सभी है। एक तो शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर के बनाया जाए, दूसरा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर के बनाया जाए, और तीसरा विद्यार्थियों का वर्गीकरण कराने में सक्षम हो। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में संकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उत्तर है इसका निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है। उत्तर है इसका उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। उत्तर इसका उपयुक्त सभी है। विद्यार्थियों के योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए या नहीं, और दूसरा छात्रों की श्रेणियां नियत करना, और तीसरा अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। ऐसे नियम से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उत्तर है छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक सतत एवं समग्र मूल्यांकन। विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत ही छात्रों को व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों के शामिल किया जाता है, और इसमें शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, और अर्थात इसे अत्यधिक व्यापक होना भी चाहिए, और यह शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार कार्य करता है। और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों के बार बार बताता है ताकि उनमें ताकि उन्हें अपने आप को भी समझने और सुधारने का भी बेहतर अवसर मिलता रहे, और यह शिक्षक को भी प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी शिक्षण संबंधी कार्यनीतियों में सुधार कर सकें। शिक्षा लक्ष्य निर्देशित होती है और शिक्षण निष्पत्तियों की जांच प्राप्ति के रूप में भी की जा सकती है, और प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना होता है। इसलिए भी विद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षण संबंधी अनुभवों से अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलनी चाहिए, और किसी भी शिक्षक अथवा शैक्षिक योजनाकार को किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के लिए भी उपयुक्त विषय वस्तु और संगत शैक्षिक अनुभव का निर्णय लेते समय भी अर्थात पाठ्यक्रम शैक्षिक और गैर शैक्षिक निष्पत्तियों को उस कार्यक्रम के उपेक्षित व्यवहारों के रूप में भी बताना चाहिए। शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों से संबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन कही जाती है, और यह देखा गया है कि प्राय मात्र शैक्षिक तत्व जैसे किसी भी विषय के तथ्यों विचारों सिद्धांतों आदि की जानकारी और अवबोध तथा सोचने के कौशल का भी निर्धारण किया जाता है। गैर शैक्षिक तत्वों को या तो मूल्यांकन प्रक्रिया से बिल्कुल ही निकाल दिया जाता है या फिर उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। मूल्यांकन को व्यापक रूप देने के लिए भी शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों को
उचित महत्व देना चाहिए और विकास के गैर शैक्षिक पक्ष के निर्धारण संबंधी साधारण और व्यवस्थित तरीकों को व्यापक मूल्यांकन स्कीम में अनिवार्य से शामिल किया जाना चाहिए। विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन के प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन शैक्षिक विषयों के छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना और विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप ही उनमें सही आदतों और अभिवृत्तियों का विकास करना है। शैक्षिक मूल्यांकन की विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह अनुदेशात्मक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंतरंग भाग है और यह ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो कि विभिन्न शैक्षणिक निर्णयों के लिए भी एक आधार प्रदान करती है। और शैक्षिक मूल्यांकन में मुख्य रूप से बल शिक्षार्थी और उसकी अवधिक्रम प्रगति पर दिया जाता है और इसके अतिरिक्त शिक्षा की राष्ट्रीय नीति दस्तावेज एनपीई 1986 में भी इस बात पर बल दिया गया और विद्यालय स्तर पर भी मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील होना चाहिए और क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी अधिगम की विकासात्मक अवस्था में होता है और चूंकि बच्चा इस समय स्वयं विकास की रचनात्मक अवस्था में होता है इसलिए अधिगम के सुधार पक्ष पर भी जोर दिया जाना चाहिए और देशात्मक उद्देश्यों के सतत मूल्यांकन द्वारा भी उद्देश्यों की प्राप्ति के वर्तमान स्तर पर भी प्रगति की दशा का पता लगाया जा सकता है। शिक्षण की सफलता तथा विद्यार्थियों के यथेष्ट विकास की सीमाओं का पता लगाने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन उन सभी क्षेत्रों में किया जाए जिससे कि उनका विकास वांछित हो और इसलिए शिक्षण का क्षेत्र भी जितना व्यापक होगा उतना ही व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र भी होगा। वास्तव में शैक्षणिक मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ है विद्यार्थी के ज्ञान कौशल तथा रुचियों एवं प्रवृत्तियों का सही मूल्यांकन होगा। और सतत मूल्यांकन का अर्थ यह भी नहीं है कि विद्यार्थियों की प्रतिदिन परीक्षा ली जाएगी और सतत मूल्यांकन की संकल्पना गुणात्मक है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सोपान आते हैं और शिक्षण संप्राप्ति परीक्षण निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण पुनः संप्राप्ति परीक्षण शिक्षण तथा विद्यार्थी द्वारा स्वयं मूल्यांकन आदि और सतत मूल्यांकन के इन सोपानों द्वारा विद्यार्थियों की भी क्षमता एवं कमजोरियों को नियमित रूप से भी जानने में मदद मिलती है जिनके आधार पर भी शिक्षक उपचारात्मक कार्य योजना बना सकता है तथा कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और देश में शैक्षिक वातावरण को गुणवत्तापूर्वक एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की जारी की गई और जिसके तहत की गई सिफारिशों का प्रमुख ध्येय बच्चों पर भी बस्ते पाठ्यचर्या का बोझ कम करना और छात्रों में खोजी गई प्रवृत्ति का विकास करना और उन्हें ज्ञान सर्जन में दक्ष बनाना और उनमें क्रमिक रूप से भी सृजनात्मकता एवं गुणात्मक दक्षताओं का विकास करना तथा उसके साथ ही मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक सुधार कर रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य ध्यान बालकों पर विभिन्न प्रकार के ज्ञान को रटने को प्रोत्साहित करने एवं समय पर उसे कॉपी करके उगल देने पर रहा है और जो छात्र जितना अधिक रट करके परीक्षा में कॉपी कर लिया जाता है वह उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है जिसमें कि केवल शिक्षार्थी की किताबी ज्ञान का ही मापन किया जाता है और वह भी इस तरह के केवल बहुत ही कम पढ़कर भी छात्र ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेता है और पाठ्यवस्तु की समझ के प्रति विद्यार्थी के गुणात्मक पहलू आज की मूल्यांकन प्रणाली में दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं और इस सभी को दूर करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने संपूर्ण देश में ऐसी सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों में सर्वप्रथम कक्षा 9 में अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई मूल्यांकन की सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई प्रणाली को 1-2 साल में संपूर्ण देश के विद्यालय शिक्षा प्रणाली में लागू किए जाने की योजना है और माना जाता है कि सतत एवं समग्र